गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का जॉब नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ, रिक्रूटमेंट 2024 जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जर्नल और स्पेशलिस्ट दोनों कैटेगरी के लिए टोटल 200 वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट है, वो आज 14 तारीख को आउट हो चुका है और 15 तारीख यानी कि कल से आप इसके फॉर्म्स को भर सकते हैं। और सारी डिटेल जो भी आपके लिए ज़रूरी है नोटिफिकेशन से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो बिना देरी के चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगर अब तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो तुम्हारी चॉइस है। फिलहाल शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस जो कि एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसके इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या क्या साझा करना चाहूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में बात करूँगा, प्रोफाइल बताऊँगा। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को करना क्या होता है और ये जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट में क्या डिफरेंस है वो भी बताऊँगा। फिर ना एलिजिबिलिटी में एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और एज कैटेगरी की बात करेंगे जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी उनके बारे में डिसाइड करेंगे। और फिर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, मतलब क्या ऑनलाइन टेस्ट होगा, क्या इंटरव्यू लिया जाएगा, है ना। इसके बाद फाइनल रिजल्ट किस बेस पर बनेगा उसको डिसाइड कर लेंगे। प्रोविजन पीरियड को डिस्कस करेंगे और एक बॉन्ड भी है 5 साल का, उसको भी बताऊंगा। फिर लास्ट में एक टेंटेटिव देख लेंगे कि सैलरी कितना मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की कंटेंट आपने समझ ही लिया, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना ये जॉब ना तुम सबसे बेटर जिस जगह पे देख पाओगे ना वो है sarkariresult.com। तो अगर हम एकदम नट शैल में देखना हो तो नोटिफिकेशन ये रहा, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का sarkariresult.com पे अवेलेबल है। एप्लीकेशन की डेट जो है ना वो कल से यानी कि 15 तारीख से स्टार्ट हो रही है। लास्ट डेट याद रखना 15 नवंबर, तो उससे पहले फॉर्म फिल कर लेना। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत या इकोनॉमी क्लास के लिए मुझे दिखाई देती है वो है इसका 1000 रुपये का फॉर्म भरने वाला फ़ीस। अब ये 1000 नहीं है, प्लस इस पर 18% GST और है, मतलब ये बन गया 1180 रुपये। ठीक है, लगभग 1200 रुपये तुमको इसके लिए पे करने होंगे क्योंकि GST एक्स्ट्रा है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट भी इसी साल की दी हुई है, 14 दिसंबर को ये एग्ज़ाम हो जाएगा और उससे 10 दिन पहले तुमको एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड हो जाएंगे। चलो ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम एज क्राइटेरिया एक बार देख लो कि 21 से लेकर के 30 साल तक के बच्चे ही इसे भर सकते हैं। और एज कैलकुलेट करने के लिए ना ये 30 सितंबर वाली डेट इम्पॉर्टेंट रहेगी। टोटल वैकेंसीज जो है वो 200 नंबर्स हैं। वैकेंसीज को ना इन्होंने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है पार्ट्स में, 2 पार्ट में। तो देखो, एक है ये स्पेशलाइज्ड कैटेगरी और दूसरा है ये जर्नलिस्ट कैटेगरी। तो इसमें तो टोटल 100 यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रही है और बाकी जो स्पेशल कैटेगरी है उसका 100 जो है ना डिवाइडेड है इन पार्ट्स में। ठीक है, इनके अकॉर्डिंगली आपकी अगर क्वालिफिकेशन होती है तो आप इनको भर सकते हो। तो देखो, बहुत सारे ना एस्पिरेंट्स के मन में एक सवाल उठा होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट है क्या। तो देखो, जर्नलिस्ट बेसिकली ना जब तक आपको कोई स्पेशलाइजेशन नहीं मिली है ना तब तक आप एक जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, है ना। तो आपसे वो कई तरह के क्लरिकल वर्क करा सकते हैं, जैसे कि एनालाइजिंग, इंस्पेक्टिंग, एग्जिस्टिंग पॉलिसी का काम करा सकते हैं, इंटरेक्टिंग विद एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स करा सकते हैं, मैनेजिंग, हेल्पिंग इन फाइलिंग क्लेम का काम दे सकते हैं ना, क्लेम का फाइलिंग का काम दे सकते हैं, कम्युनिकेशन का काम दे सकते हैं। क्या बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट में आप मतलब ये करोगे क्या, कोऑर्डिनेशन का काम कर सकते हो, है ना। तो इस तरह का काम आपको इनिशियल लेवल पे मिलेगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आपकी अब तक कोई स्पेशलाइजेशन डिसाइड नहीं है, तो आपको किसी भी डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा और वहाँ पर एक तरह से इनिशियली आपकी ट्रेनिंग होगी। वर्किंग ऑन न्यू पॉलिसीज एज पर द नीड ऑफ कस्टमर, है ना। तो कुछ भी काम करवा सकते हैं। परफॉर्मिंग एनी अदर टास्क असाइन बाय द मैनेजर, तो आपको जो मैनेजर बताता है वो काम करोगे, है ना। इफ़ सेलेक्टेड एज स्पेशलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, अगर सेलेक्ट हुए स्पेशलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यू विल बी पोस्टेड इन अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट एंड वर्क विल बी मोर सेंट्रलाइज्ड एंड एज पर योर स्पेशलाइजेशन। अगर स्पेशलाइज कैटेगरी है तो, अदरवाइज जर्नल है तो किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हो। ठीक है, पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो देखो, कौन भर सकता है, इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। इंडियन सिटीज़न है तो इसे आगे हम नहीं देखेंगे, हम सीधे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। कैंडिडेट मस्ट पोसेस सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन 30/9/2024 से पहले। तो जो भी से अप्लाई कर रहे हैं ना उसका ना एग्ज़ाम भी हो जाना चाहिए और रिजल्ट भी आ जाना चाहिए 30/9/2024 से पहले। मतलब यानी अगर आप
30/9/2024 से पहले एग्ज़ाम दे चुके हो और आपका हाथ में आपका रिज़ल्ट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और जो क्वालिफ़िकेशन है वो अलग अलग अकॉर्डिंगली है। अब देखो ये है स्पेशलाइज कैटेगरी जहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट की बात कही है, तो इसमें बीटेक और बी यानी कि बैचलर इंजीनियर होना चाहिए। मार्क्स जो है वो 60% जनरल कैटेगरी और 55% फॉर SC/ST कैटेगरी, ठीक है। अब फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पर ना बीकॉम 60% के साथ और SC/ST के लिए 55% से मांग रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की केस में भी ये बीटेक भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में मांग रहे हैं, है ना। परसेंटेज आपको बगल में दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग और ये मेकाट्रॉनिक है ना, डेटा एनालिस्ट है स्पेशलिस्ट, तो ये भी बीटेक वगैरह मांग रहे हैं। और बाकी की क्वालिफिकेशन आप यहाँ बगल में देख लेना, आराम से पढ़ लेना, ठीक है। अब मैं फटाफट से आ जाता हूँ जो 100 मेन वैकेंसीज है जिनके बारे में बात करनी है। लीगल के केस में भी 20 वैकेंसीज है और इसके लिए भी आपको क्या होना चाहिए, LLB होना चाहिए, LLM। अब जर्नलिस्ट की जो जॉब है ना, जर्नलिस्ट यानी कि 100 ऐसी वैकेंसीज जो कि कॉमन लोगों के लिए। इसमें क्या मांगा है जी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कह रहे हैं, ग्रेजुएट चाहिए। कौन सा ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी चलेगा, इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। 60% मार्क्स और 55 किसके लिए, SC/ST के लिए, ठीक है जी। एज क्राइटेरिया बड़ा सिंपल भैया, वही डेट रखिए ना 30/9/2024 को, या तो 21 होनी चाहिए या फिर मैक्सिमम 30 हो सकती है। अब इसके लिए देखो डेट ऑफ बर्थ क्या दिखा दी है इन्होंने, ये तो डेट ऑफ बर्थ है। इसके बीच में अगर तुम्हारी डेट फॉल करती है ना बर्थ की तो तुम एलिजिबल हो, नहीं तो नहीं। SC/ST का रिलैक्सेशन, OBC का रिलैक्सेशन, ये दोनों देख लेना, है ना। और अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन होते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस में ना देखो सबसे पहला क्या है, ऑनलाइन इंटरव्यू, है ना। ये रहा तुम्हारा सिलेक्शन प्रोसीजर, 2 स्टेप में है ना। पहला स्टेप ये है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो तुम्हारा सिलेबस है वो है रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव, और उसका जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए, एंड एडिशनल टेस्ट ऑफ एसेस टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ रेलिवेंट डिसिप्लिन। ये उनके केस में जब स्पेशलाइज्ड हो आप, जब आप जनरल कैटेगरी से भर रहे हो, जर्नलिस्ट के लिए भर रहे हो, तो ना आपके पास आपके सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं पूछी जाएगी। देखो ये है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर जर्नलिस्ट कैटेगरी, तो इसमें रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर आ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा फाइनेंस सेक्टर का मैटर और घुसा दिया जाएगा, जिससे कि थोड़ा सा ये भी हो जाए कि भैया क्या बोलते हैं, अपना बंदे को थोड़ी बहुत फाइनेंस भी पता है। और ये एग्ज़ाम ना तुम हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही लैंग्वेजेस में दे सकते हो। अब इसी टेस्ट के साथ ना, ऑनलाइन एग्ज़ाम के साथ एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और जुड़ा है जो कि 30 मार्क्स का है, ठीक है। अब ये कंप्यूटर पे ये होगा तो थोड़ा सा ना अपनी अंग्रेजी लिखने का स्पीड थोड़ा सा अच्छा कर लेना, है ना, जिससे कि तुम लिख पाओ। क्योंकि तुम्हें 2 चीज़ें लिखनी है, एक लिखना है 10 नंबर का लेटर, है ना, 10 मार्क्स के लिए, और दूसरा लिखना है 20 मार्क्स का एसे। अब ये आ गया तुम्हारा अगला राउंड, वो है इंटरव्यू। तो अब देखो इंटरव्यू में क्या है, द कैंडिडेट क्वालिफाइज इन द कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन रिटन एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू अप टू 3 टाइम्स। अभी ये कह रहे हैं 3 बार, बट 3 बार नहीं बुलाएंगे। बेसिकली तुमको एक बार इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, फिर अगर तुम्हारा हो जाता है तो उसके बाद फिर तुम्हारा बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ रहती है लाइक मेडिकल टेस्ट एंड अदर, वो सब होगा, है ना। तो इतनी बार नहीं बुलाएंगे, बट इन्होंने एक रिजर्वेशन लेके है कि अप टू 3 टाइम्स हम बुला सकते हैं, एक अपना एक सिक्योर कर लिया उन्होंने, ठीक है। अब जो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा ना उसको वो रहेगा 75-25, यानी कि 75% जो मार्क्स होंगे वो कहाँ से आएंगे, रिटन से, है ना, और बाकी के जो 25% आएंगे वो कहाँ से आएंगे, इंटरव्यू से। तो ऐसे करके तुम्हारा जो फाइनल कट ऑफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है। और से बात करते हैं प्रोविजन पीरियड की। तो देखो प्रोविजन पीरियड ना 1 ईयर का है, और ना इस 1 ईयर प्रोविजन पीरियड को कंप्लीट होने के बाद ना एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, नॉन लाइफ लाइसेंसिंग का एग्ज़ाम। अब ये एग्ज़ाम ना जो होता है ना वो IRDA के थ्रू होता है, और ये ना बहुत इजी एग्ज़ाम है। 10th क्लास वाले भी इसको करते हैं जनरली। जो लोग ना लाइफ इंश्योरेंस का बिज़नेस करना चाहते हैं ना, लाइफ एडवाइज़र बनना चाहते हैं, तो उन लोग को ना एक एग्ज़ाम देना होता है, उसी टाइप का ये एग्ज़ाम रहेगा। और मतलब इसकी तुम्हारा आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर तुम इसमें फेल हो जाते हो इसको पास करने में, तो ना तुम्हारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो ठीक है, इजी एग्ज़ाम है, क्लियर हो जाएगा, और तुम जब जॉब कर रहे हो ना तो तुम्हें इसके बारे में बेटर समझ में आ भी जाएगा। अभी देखो एक ना गारंटीड बॉन्ड है। जो लोग इस कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं या इस नौकरी को उतना पसंद नहीं करते हैं ना, वो ना थोड़ा सा
पढ़ समझ के अच्छे से एंट्री करें, बिकॉज अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो और इसे ज्वाइन कर लेते हो तो उसके बाद नो लुक बैक, वंस यू ज्वाइंड तुम्हारे साथ एक चीज़ चलेगी, वो है बॉन्ड। और ये बॉन्ड ना कितने साल का है, फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स इंक्लूडिंग प्रोविजन पीरियड। तो मतलब 5 साल की ना तुम्हें इनके संग बंध के काम करना होगा। अगर तुम चाहते हो उससे पहले छोड़ना तो तुम्हारे साथ कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जिसमें कि ये है कि तुम्हें पैसे दे करके छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम रिज़ाइन करते हो तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ बॉन्ड पीरियड दे विल बी लाइबल टू पे लिक्विडेट द डैमेज। ओके, अगर जैसे सपोज करो कि तुमने ना छोड़ने की सोची, तुमने 1 साल काम कर लिया, उसका तुम सोच रहे हो कि यार मेरे को जॉब पसंद नहीं आ रही, मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो इन सच केस तुम्हें ना पैसे देने पड़ेंगे। कितना देना पड़ेगा, तुम्हारी जो ग्रॉस सैलरी है 1 महीने की, उसको तुम मल्टीप्लाई कर लो 1 साल की सैलरी से। यानी कि या तो तुम्हें 1 साल का पूरा पैकेज का पैसा वापस करना पड़ेगा, या फिर तुमने जितने महीने काम किया है उतने का पैसा तुम्हें वापस देना पड़ेगा। सपोज करो तुम अगर 8 महीने काम करते हो तो तुम्हें 8 महीने का पैसा देना पड़ेगा। अगर तुम 2 साल काम करके गए हो तो तुम्हें 1 साल का पैसा देना पड़ेगा। तो और प्लस 35,000 का एक अमाउंट और पे करना होगा, और जिसका नाम रहेगा टूवर्ड्स दी ओरिएंटेशन एंड अपस्किलिंग कॉस्ट, यानी कि तुम्हारी ट्रेनिंग वगैरह पे जो उन्होंने खर्च किया तो वो उसका ये लोग ले लेंगे। तो देखो ये बॉन्ड का मामला है, थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा यहाँ पे। अब एक बार ना यहाँ पर रिम्यूनरेशन या सैलरी की अगर बात करें तो देखो ये बेसिक इनका पे जो स्केल आप देख पा रहे हो ना, ये इनका बेसिक स्केल है, यानी कि 50,000 से स्टार्ट होगा ये, और 2,500 का ये जो स्लैब बना हुआ है ना, ये कुछ इस तरीके से बढ़ता है। तो ये लगभग मतलब ठीक ठाक सा करीब, ये आप देख पा रहे हो कि ग्रॉस पे इन्होंने जो बना दिया ना वो 88,000 पर मंथ है मेट्रोपॉलिटन सिटी के केस में, है ना। तो ठीक ठाक सा सैलरी है। मुझे तो लगता है कि सैलरी से रिलेटेड कोई आपको इशू होगा नहीं। तो अगर इसके अलावा आपके कोई ना क्वेश्चन क्वेरीज हो तो यार प्लीज़ पूछ लेना। और ये वीडियो तो सिर्फ एक मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा था, तो मैंने इसमें सिर्फ आपको जो इसके एक तरह से नोटिफिकेशन को ना पढ़ के बता दिया है। और इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, आपके मन में उठ रहे हो, तो वो मुझसे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूँगा कि सभी लोगों के आंसर दूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।